ट्राइग्लिसराइड सही रखिए, कोलेस्ट्रॉल ठीक रखिए, एलडीएल ठीक रखिए, वीएलडीएल ठीक रखिए। आपका ये सब ठीक रखेंगे, लाइफस्टाइल ठीक रखेंगे, कोई भी अगर डिसीज़ है तो उसे अंडर कंट्रोल में रखेंगे तो हार्ट की डेफिनेटली कोई समस्या होने के चांस बचेंगे ही नहीं। जितने भी हार्ट के डॉक्टर हैं, मतलब मैं जमशेदपुर में जब गई थी और वहाँ पर मैं जब वॉकिंग के लिए जाया करती थी मॉर्निंग में, वहाँ में सब डॉक्टर की क्योंकि कॉलोनी थी और इतने दौड़ते भागते डॉक्टर रहते थे, हम लोग यही सोचते थे इतनी बिजी लाइफ में भी ये अपने लिए समय निकालते हैं, इतना दौड़ते भागते हैं। तो उसमें कई कार्डियोलॉजिस्ट भी थे, उनको मैं सर पूछती थी, सर आपको समय कब मिल जाता है इतना दौड़ने भागने का, आप मॉर्निंग भी टाइम पर उठते हैं और रात में केस के लिए भी आप जाते हैं। तो वो बोलते हैं कि जितने भी पैसे वाले लोग होते हैं ना, उनका दिल का इलाज करके हम कमाते हैं, पर हम दिल के मरीज ना बन जाए इसके लिए हम दौड़ते हैं। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के माध्यम से हम लोग अपने हार्ट की कंडीशन को किस तरीके से जान सकते हैं। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में हम लोगों के जो आंकड़े निकल के आते हैं उसमें हम लोग को एक तो कोलेस्ट्रॉल के बारे में पता चलता है, यानी टोटल कोलेस्ट्रॉल हम लोग का कितना है। कोलेस्ट्रॉल की टोटल कोलेस्ट्रॉल की रीडिंग अगर हम लोग की लेस देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, अंडर लिमिट है, फिर भी अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम ऑलरेडी हो चुकी है तो उस कंडीशन में वो उसको और कम रखेंगे, यानी 150 के भी नीचे अगर रखेंगे तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। ओके, तो ये टोटल कोलेस्ट्रॉल के बारे में होता है। अब आ जाता है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड हम लोगों ने जैसे जाना कि ये भी एक फैट का प्रकार होता है हम लोग की ब्लड स्ट्रीम में, और ये जो ट्राइग्लिसराइड है ये हम लोगों के फूड के माध्यम से आता है। हम लोग जो भी खाते हैं, जैसे चिकनाई की जितनी भी चीज़ें खाई, घी, तेल, ऑयल, जितने भी प्रकार के हम लोगों ने लिए हैं, या फिर जो भी हम लोग कैलोरीज के जो भी हम लोग खाना खाते हैं उन सब में कैलोरीज होती है। तो अगर हम लोग फास्ट फूड ज़्यादा खा रहे हैं, जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं जिनमें हाई कैलोरी होती है, न्यूट्रिशन वैल्यू कुछ नहीं होती है, तो उन सब कंडीशन में भी जो एक्स्ट्रा कैलोरीज होती हैं ये फैट के फॉर्म में स्टोर ब्लड स्ट्रीम में जाके हो जाती है, जिसको हम लोग फिर ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ये सब खाएंगे तो हार्ट के रिस्क आपके बढ़ जाएंगे। तो ट्राइग्लिसराइड इन सब की चीज़ों की वजह से बढ़ता है, तो एक्स्ट्रा कैलोरीज का इनटेक भी हम लोग के ट्राइग्लिसराइड बढ़ाता है। ये ट्राइग्लिसराइड की जो लिमिट होती है ये 150 से कम होनी चाहिए। 10 से 150, मिनिमम 10 है इसका और मैक्सिमम 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इससे थोड़ा भी ज़्यादा है तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, या आप बॉर्डर लाइन की तरफ आ रहे हैं तो आपको इमीडिएट ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपकी लाइफ स्टाइल में आप कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, वहाँ आपको उसको इमीडिएट सुधारने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आ जाता है हम लोगों का एलडीएल। एलडीएल माने जो बताया था पहले आप लोगों ने, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है। ये एक तरीके का बैड कोलेस्ट्रॉल है जो कि हमारे ब्लड वेसल्स की जो वॉल है उसमें कलेक्ट होना चालू हो जाता है, और अगर ये ज़्यादा होगा तो हम लोग के लिए डेफिनेटली हार्ट की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, हार्ट अटैक या हार्ट स्ट्रोक की तरफ ये जाएगा। तो एलडीएल की जो मात्रा होती है ये 70 से 130 इसकी लिमिट होती है, 70 मिनिमम और 130 मैक्सिमम, 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। उसके बाद आ जाता है हम लोगों का वीएलडीएल। वीएलडीएल भी क्या हो गया, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये भी एक तरीके का फैट है। तो ये हम लोगों का जो वीएलडीएल है इसको भी कम होना या अंडर लिमिट होना बहुत ज़रूरी है। इसकी लिमिट है 2 से लेके 30 mg पर डेसीलीटर। ओके, 2 to 30 mg पर डेसीलीटर। तो ये आपने इस तरीके से सारे बैड कोलेस्ट्रॉल के बारे में पढ़ा कि कितने तरीके के कोलेस्ट्रॉल बैड है हम लोगों के लिए, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल और वीएलडीएल, ये सब हम लोगों के लिए खतरनाक है। फिर एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, ये हम लोगों के लिए अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, इसको हम लोग हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं, और ये हम लोगों की ब्लड स्ट्रीम से कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करने में हेल्प करता है। ओके, तो ये अगर हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा। इसकी जो लिमिट होती है एचडीएल की, ये करीब 50 के आसपास होना चाहिए। एक्चुअली मेल और फीमेल में थोड़ा अलग अलग वेरिएशन है, फिर भी मैं अगर एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू की बात करें तो अगर 50 के आसपास है तो वो अच्छा है। ओके, अब आ जाती है कि हम इनको कम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो जो भी हम लोग की रीडिंग्स हैं उसको हम लोगों को डॉक्टर को दिखाना है। अगर हम लोगों को किसी मेडिसिन की ज़रूरत है तो उसको डॉक्टर समझेंगे और वो आपको साथ में टाइम पर देंगे। बाकी मेहनत करके ये सब चीज़ें, मैंने एक ही चीज़ देखी है क्योंकि मेरे हस्बैंड की तो इतनी सारी केस हिस्ट्री हो चुकी है और कितनी दवाइयाँ भी वो ले चुके हैं इन सब चीज़ों के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें जो काम करता है वो होती है मेहनत।
अगर आप फिजिकल वर्कआउट अच्छा कर रहे हैं, आपके खाने का इंटेक अच्छा है, आप सो टाइम पर रहे हैं और सही टाइम पे जग रहे हैं, स्ट्रेस आपने मैनेज किया है, अगर आप इन चारों चीज़ों पे ध्यान देंगे तो आप ट्राइग्लिसराइड को आराम से कम कर सकते हैं और HDL को आराम से बढ़ा सकते हैं। पहले तो आप लोग अपना टेस्ट करा लीजिएगा। जब आप लोग अपना लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट कराएंगे तब आप लोग खुद जान के हैरान रहेंगे। ये बात एकदम 100% श्योर है। जितने भी लोग घर में बैठते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम है, और हम लोग तो वैसे ही सब आजकल भाइयों के भरोसे हैं, घर का काम तक हम लोगों से झाड़ू पोछा बर्तन नहीं होता है, तो ये सब जो चीज़ें हम लोगों के साथ हो चुकी है ना, कपड़े भी बैठ के नहीं धोते, मतलब बैठने उठने का तो काम ही खत्म हो गया। टॉयलेट तक हम लोगों का वेस्टर्न उसमें जाते, इंडियन में जाके बैठेंगे तो पैर दर्द हो जाएगा, घुटना दर्द हो जाएगा, ये हालत हो चुकी है हम लोगों की। तो ये जो सिचुएशन हम लोग की हो चुकी, इन सिचुएशन में अगर आप अपना चेकअप कराएंगे तो आप देखेंगे HDL लेवल, तो ऐसे सभी लोग जिनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है उनके HDL लेवल बहुत कम निकल के आते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, HDL यहाँ से कम हो रहा है, तो आपके हार्ट को बचाने वाली कोई कंडीशन ही नहीं बची। सब चीज़ इधर से बेकार एंट्री हो रही है और उधर से अच्छी चीज़ जो होनी चाहिए वो कम हो रही है, तो हार्ट के रिस्क ज़्यादा बढ़ जाते हैं। प्रैक्टिकली अगर मैं देखूँ तो मेरा भी HDL बहुत कम रहा करता था, करीब 29 के आसपास रहता था। और अगर आप सप्लीमेंटेशन की बात करें तो सप्लीमेंटेशन मैंने सब तरीके के खा के देख लिए। अगर आप बोलो कि उससे HDL बढ़ जाता है तो कुछ नहीं होता है। आप भी खा के और करके देखिएगा, HDL बढ़ाना केवल मेहनत का काम है, मेहनत करेंगे तो बढ़ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं बढ़ेगा। आप कितने भी सप्लीमेंटेशन करके देख लीजिए उसमें। और HDL बढ़ाने की जो मेडिसिन होती है वो कभी डॉक्टर नहीं देते हैं, बहुत ही रेयर टू रेयर देते हैं, क्योंकि उनके अपने अलग साइड इफेक्ट होते हैं। तो इसलिए HDL बढ़ाने के लिए आपको लाइफस्टाइल और मेहनत ही लगती है। मैंने जब अपना DP सेंटर ओपन किया, वो करीब 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे था। मैंने जब से अपने DP सेंटर पे पैदल जाना चालू किया और वहाँ जाके डब्बे उठाने चालू किए, डब्बे उठा के सबकी पैकिंग करके डिस्पैच करना चालू किया, मेरा 2 महीने के अंदर HDL लेवल बढ़ गया। और जबकि मैं पिछले 3 साल से अपने HDL बढ़ाने की कोशिश कर रही थी और सब तरीके के मैंने सप्लीमेंट मोदी केयर में ट्राई कर लिए, 3-3 महीने 4-4 महीने, और रेगुलर चेकअप में मेरा रहता ही था, एक रीडिंग का भी कहीं फ़र्क नहीं आता था। तो ये तो भूल जाइए कि HDL किसी पर्टिकुलर सप्लीमेंट से आप बढ़ा लेंगे। HDL बढ़ाने के लिए मेहनत लगेगी। जितने भी लोग वॉकिंग के लिए, एक्सरसाइज के लिए, अगर आप अपने फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, आपका HDL अच्छा भी रहेगा और उसी से बढ़ेगा। ट्राइग्लिसराइड की बात करते हैं। ट्राइग्लिसराइड कम करने के लिए भी अगर किसी को बहुत रेयर केस में ज़रूरत पड़ती है, जैसे मेरे हस्बैंड ऑलरेडी हार्ट पेशेंट हैं और उनका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर उनको कम करने की दवाई देंगे। या किसी का बहुत ही ज़्यादा हो रहा है तो उस कंडीशन में डॉक्टर दवाई देंगे, वरना स्टार्टिंग की स्टेज में डॉक्टर आपकी लाइफस्टाइल चेंज करके ही आपको बोलते हैं कि आप अपने ट्राइग्लिसराइड को कम करें, क्योंकि अगेन उनके भी अपने साइड इफेक्ट होते हैं मेडिसिन के। तो ट्राइग्लिसराइड में मेरी सिस्टर का केस बता, डायबिटीज़ जिसको प्रेगनेंसी के टाइम मराई थी, उसका ट्राइग्लिसराइड लेवल काफ़ी बीच में बढ़ गया था। और उसको जब वो डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने उससे यही कहा कि वॉक करना अच्छे से शुरू करो। वॉकिंग वगैरह पूरी उसकी बंद थी, सिर्फ जॉब किया करती थी। तो जब उसने वॉक अच्छे से करना चालू की, 1 से 1.5 महीने में दोबारा चेक कराया उसका, तो वापस से उसका ट्राइग्लिसराइड नीचे आ गया था। और जितने भी हार्ट के डॉक्टर हैं, मतलब मैं जमशेदपुर में जब गई थी और वहाँ पर मैं जब वॉकिंग के लिए जाया करती थी मॉर्निंग में, वहाँ में सब डॉक्टर की क्योंकि कॉलोनी थी और इतने दौड़ते भागते डॉक्टर रहते थे, हम लोग यही सोचते थे इतनी बिजी लाइफ में भी ये अपने लिए समय निकालते हैं, इतना दौड़ते भागते हैं। तो उसमें कई कार्डियोलॉजिस्ट भी थे। उनको मैं सर पूछती थी, सर आपको समय कब मिल जाता है इतना दौड़ने भागने का, आप मॉर्निंग भी टाइम पर उठते हैं और रात में केस के लिए भी आप जाते हैं। तो वो बोलते हैं कि जितने भी पैसे वाले लोग होते हैं ना, उनका दिल का इलाज करके हम कमाते हैं, पर हम दिल के मरीज ना बन जाए इसके लिए हम दौड़ते हैं। तो उनका ये स्टेटमेंट था। तो ये स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट था और उसके बाद मैंने भी अपने हेल्थ के लिए बहुत ध्यान देना शुरू किया। अगर आपको दिल का मरीज नहीं बनना है तो दौड़ो भागो, और यही एक सच्चाई है। तो आप दौड़ के भाग के आपकी लाइफस्टाइल को चेंज करके आप अपने ट्राइग्लिसराइड को कम होता आराम से देख सकते हो और आपके HDL को बढ़ता हुआ आराम से देख सकते हो। ये सब मैं प्रैक्टिकली आपको एस्पेक्ट से बता रही हूँ। बाकी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स है तो आप एक सप्लीमेंटेशन के पीछे आप देखेंगे ना, सब जगह आपको मिल जाएगा ये HDL बढ़ा देगा, यानी कितने कितने सप्लीमेंट से बढ़ जाता है। आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, आपको मालूम चल जाएगा किससे बढ़ रहा किससे नहीं बढ़ रहा।
ओके। सो इन दोनों के नेचुरल उपाय यही है। अब फिर भी आ जाता है हम लोगों का कि अगर हम लोग हार्ट की केयर करना चाहते हैं तो क्या क्या सप्लीमेंटेशन हम लोग ले सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे तो मैं आपको मल्टीविटामिन बोलूँगी, ओके, क्योंकि एक मल्टीविटामिन तो कंपलसरी चाहिए। मल्टीविटामिन हम लोगों का ऐसा मल्टीविटामिन है जिसमें विटामिन ई की मात्रा भी अच्छी है और विटामिन ए, इवन मैं आपको बोलूँ तो ऑल वाटर सॉल्युबल विटामिन बी एंड सी के सारा उसमें जो प्रपोर्शन है वो अच्छी तरीके से दिया हुआ है। ऑल फैट सेल सॉल्युबल यानी विटामिन ए डी ई के जितने भी फॉर्म है वो उसमें सब अच्छी तरीके से दिए हुए हैं। सारे मिनरल्स उसमें जो हम लोगों की बॉडी के लिए चाहिए वो दिए हों और सारे एंटीऑक्सीडेंट जो हमारे लिए अच्छे हो सकते हैं वो उसमें दिए हैं। तो मेरे हस्बैंड का भी हार्ट ऑपरेशन के बाद मल्टीविटामिन डॉक्टर ने लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू करने के लिए कहा था। मैंने अपना मल्टीविटामिन मोदी केयर का दिखाया, उन्होंने कहा बेस्ट है, खा लीजिए, तब से मैं उन्हें दे रही हूँ। तो मल्टीविटामिन हम लोग सप्लीमेंट फॉर्म में आराम से दे सकते हैं, जो डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं। सेकेंड नंबर पर हम लोग जो कर सकते हैं वो है कार्डियो एक्टिव। हार्ट की नसों को मजबूत करने के लिए एक टॉनिक है, तो जिसमें मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे हस्बैंड की रिकवरी अगर फास्ट अच्छी हुई है हमेशा हार्ट के केस में, तो उसमें कहीं ना कहीं कार्डियो एक्टिव का भी रोल रहा है, जिससे हार्ट फंक्शनिंग उनकी अच्छी हुई है। कोई तरीके का ब्लॉकेज रिमूव नहीं करता है। ये चीज़ों का हम लोग को ध्यान रखना है। कोई हम लोगों को कहे कि अरे हम लोग का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हमारा ट्राइग्लिसराइड बढ़ा है या हमारी ये सब रीडिंग बढ़ी हुई है, तो हम उसके लिए कार्डियो एक्टिव कह के दे दें, तो वो नहीं करना है। उसके लिए तो आपको लाइफ स्टाइल ही सही करनी है, डॉक्टर के मेडिसिन के साथ आपको आपकी लाइफ को ठीक करना है। जो भी आपकी बीमारी है उसको अंडर कंट्रोल रखना है। जैसा कि मैंने बताया डायबिटीज़ का ही कितना बड़ा मैंने केस बताया कि डायबिटीज़ ही अनकंट्रोल थी तो सब कुछ अनकंट्रोल हो गया। तो हर डिसीज़ जो भी आपको है, चाहे बीपी हो, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे किडनी की हो, चाहे थायराइड हो, एनी डिसीज़, वो आपको अंडर कंट्रोल में रखना है, तभी जाके आप। और कार्डियो एक्टिव आपका क्या करेगा, हार्ट के मसल को स्ट्रेंथ देने में, मजबूती देने में आपको मदद करेगा। यहाँ आपकी मदद होती है, ठीक है। इसी तरीके से, और उसके कार्डियो एक्टिव के तो आप लोगों ने फंक्शंस भी देखे होंगे, पीछे इंग्रेडिएंट भी देखे होंगे, उसमें बहुत सारे इतने अच्छे इंग्रेडिएंट हैं जो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। बट कोलेस्ट्रॉल घटाने के लिए आपको मेहनत ही लगेगी, HDL बढ़ाने के लिए आपको मेहनत ही लगेगी, ट्राइग्लिसराइड घटाने के लिए मेहनत ही लगेगी, और मेहनत क्या, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन लगेंगे, और उनसे वो आराम से होता है, जिसमें आपको ये मदद कर देगा। हम लोग फ्लैक्सीड ऑयल दे सकते हैं, हम लोग गार्लिक पल दे सकते हैं। दीज ऑल आर द गुड फॉर हार्ट हेल्थ। ओनली हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी हम लोग सप्लीमेंटेशन दें और जो भी लोगों के मेडिसिन चल रहे हैं उनकी टाइमिंग में गैप कर दें। जैसे हम लोग अगर हम लोग का गार्लिक पल है, जो गार्लिक पल भी अगर ले रहे हैं तो वो बीपी की मेडिसिन के साथ में ना ले लें, क्योंकि वो भी लोअर डाउन में मदद करेगा। इवन हम लोग का कार्डियो एक्टिव भी लोअर डाउन में मदद करता है, ठीक है। तो मेडिसिन से आधे घंटे का गैप करके ही सप्लीमेंटेशन को चालू रखें, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। फिर अगर आपको बीपी या डायबिटीज़ से रिगार्डिंग कोई भी समस्या है, जब भी आप कोई भी सप्लीमेंट चालू कर रहे हैं और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, उन दोनों का इफेक्ट जरूर लाइफ स्टाइल डिसीज़ पे आता है और रीडिंग्स कुछ ना कुछ कम होती हैं। तो उस कंडीशन में जो भी इन दो बड़ी बड़ी चीज़ों के शिकार है, तो उनकी मॉनिटरिंग के लिए आपके पास मशीनें घर में होनी चाहिए। ये आपका पहला इन्वेस्टमेंट है। 2 जोड़ी कपड़े कम खरीद लो, लेकिन मशीनें पहले रखो। तो ग्लूकोमीटर और बीपी को मेज़र करने की मशीन, ये 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, जिससे आप ये मेज़र कर सके कि अगर मेरी कोई चीज़ कम हो रही है तो अब मुझे आगे जाके क्या डिसीजन लेना है। सेल्फ जजमेंट, सेल्फ ट्रीटमेंट बिल्कुल ना करें। सेल्फ जजमेंट एंड सेल्फ ट्रीटमेंट का क्या मतलब है, जैसे मैं अपने हस्बैंड के ही केस में बताती हूँ कि जब उनको पहली बार स्टंट की प्रॉब्लम हुई थी, तब बहुत सारे लोग ऐसे, बहुत बड़े बड़े लोग जो यूट्यूब पे बताते हैं कि एप्पल साइडर विनेगर में शहद और अपना अदरक और लहसुन इस सबको पकाना है, फिर उसको पीना है, उससे आपको ज़िंदगी भर कभी ब्लॉकेज नहीं होंगे तो वो खुल जाएंगे, वो सब बताते हैं। साल भर मेरे हस्बैंड ने मेरे से ये कराया है कि तुम मेरे लिए ये बनाओ, मेरे को ब्लॉकेज नहीं आएगा, मेरे को ब्लॉकेज नहीं आएगा। एंजियोप्लास्टी के बाद भी मैंने उनको साल भर वो बना के पिलाया है, और मैं भी इस अंधविश्वास में गई थी कि इनसे ब्लॉकेज अगर होंगे भी तो खुल जाएंगे, रातों रात खुल जाएंगे, और जिस तरह से कमिटमेंट दिए जाते हैं कुछ नहीं हुआ, कार्डियक अरेस्ट पड़ा सीधे, डॉक्टर के मेडिसिन कम होने की वजह से। तो जो हार्ट की कंडीशन होती है ना, वो सिर्फ डॉक्टर समझेगा और कार्डियोलॉजिस्ट समझेगा, आप उसमें कोई सेल्फ एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखिए। सेकेंड नंबर पर जो हार्ट के टेस्ट होते हैं
उसमें जो ईसीजी होता है वो आपको क्या बताता है, ईसीजी बताता है कि अभी आपको हार्ट अटैक तो नहीं पड़ रहा, आप अभी बैठे हो, अभी आपको हार्ट अटैक तो नहीं पड़ रहा, उस वक्त आपकी हार्ट की कंडीशन क्या है, सिर्फ यही। आप सोचो कि मैंने 6 महीने पहले ईसीजी कराया था, मैं तो एकदम ठीक थी, मैंने अभी कल ही ईसीजी कराया, मैं एकदम ठीक है, तो कल क्या 1 घंटे पहले का भी ईसीजी कोई काम नहीं करेगा जब तक कि आपको अभी तुरंत की सिचुएशन, अभी आपके चेस्ट में पेन है, अभी आपका ईसीजी होगा तो आपको बताएगा वो कि आपके हार्ट की रिदम बदल रही है, अगर तो वो अटैक तो नहीं आ रहा, सिर्फ वो आपको बताता है। बिल्कुल ऐसा ही केस हुआ था, 4 दिन पहले केस हुआ था कि 3 दिन पहले वो व्यक्ति था जो अपनी पूरी टेस्टिंग करा के आया था, हार्ट की सारी टेस्टिंग कराया, सब प्रॉपर थी, कुछ भी 3 दिन बाद ही सोए और सुबह। यस, अब मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ 2D इको क्या होता है। 2D इको क्या होता है, 2D इको होता है तो अगर हार्ट कहीं पर आपका हार्ट अटैक पड़ चुका है और आपका हार्ट उस पर्टिकुलर पार्ट, जो आपका हार्ट का पार्ट है वो डैमेज हो चुका है, तो क्या होगा, हार्ट की मसल कमज़ोर हो जाएंगी। उस कंडीशन में वो जो ब्लड फेंकता था 60% तक, वो उतना ब्लड अब नहीं फेंकेगा, तो वो अब 40% फेंकेगा, 50% फेंकेगा या 30% फेंकेगा, तो उसकी एफिशिएंसी वापस से पंप करने की और ब्लड को फेंकने की कम हो जाएगी। तो 2D इको से ये पता चलता है कि आपका हार्ट में अब कितनी ताकत बची है। अगर किसी तरीके का भी अटैक पड़ चुका है तो पड़ने के बाद आपके हार्ट में अब ताकत क्या बची है, तो उससे भी हार्ट का अटैक आ रहा है उसका पता नहीं चलता है, या अटैक होगा उसका पता नहीं चलता है। 2D इको से सिर्फ ये पता चलता है कि किसी को जैसे चेस्ट पेन था, वो हॉस्पिटल में पहुंचा तो वो ये देख लेता है, ऐसा तो नहीं है कि हार्ट अटैक पड़ चुका है, ये जब अभी आया है तो इसकी हार्ट फंक्शनिंग कितनी है, वो कितना % काम कर रहा है, 2D इको से वो पता चलता है। तो ईसीजी 2D इको जो हम लोग करा के एश्योर्ड हो जाते हैं कि अरे हमें तो कुछ नहीं है, तो वो आपके एट रैंडम सिचुएशंस को बताता है, बस और कुछ नहीं होता है। इसके बाद स्ट्रेस टेस्ट। स्ट्रेस टेस्ट क्या होता है, इसका 3rd चेकअप कराया जाता है। स्ट्रेस टेस्ट होता है कि जब आप ट्रेडमिल पे चल रहे होते हैं, जब आप रनिंग पोजीशन में हो रहे होते हैं, उस वक्त आपकी हार्ट की कंडीशन क्या है। अगर ब्लॉकेज ज़्यादा होगा तो दौड़ते समय आपको पेन हो जाएगा, या कुछ भी अनयूजुअल सिंबल आएंगे, या फिर रिदम आपकी चेंज हो जाएगी, तो स्ट्रेस टेस्ट से वो पता चलता है। मेरे हस्बैंड का जब स्ट्रेस टेस्ट हुआ था तो वो कर ही नहीं पाए थे, उनको पहले ही दर्द होने लगा था, जिसकी वजह से फिर इमीडिएट 4th जो स्टेप हो जाता है वो हो जाता है जो कंफर्म टेस्ट, जिससे पता चलता है कि ब्लॉकेज है कि नहीं, वो होता है एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी की जब डाई अंदर डाली जाती है हार्ट के अंदर, और उसकी जब पिक्चर्स निकल के आती है, तब मालूम चलता है कि कौन से हिस्से में डाई गई और कौन से हिस्से में डाई नहीं गई। जिस हिस्से में डाई नहीं गई इसका मतलब है वहाँ ब्लॉकेज है, केवल उसका वही एक कंफर्म टेस्ट है, और जो कि अब 4D स्कैन के माध्यम से भी होना शुरू हो चुका है। अच्छी सिटी में 4D स्कैन भी अवेलेबल है, जिसमें अंदर डाल के या फिर वायर के माध्यम से डाई डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये टेस्टिंग होती है और इन टेस्टों का ये मतलब होता है। तो अगर आप ये सोचें कि मैं ईसीजी करा चुकी हूँ, मैं 2D इको करा चुकी हूँ, तो मैं कंफर्म हो जाऊँ मुझे हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उससे कंफर्म होकर नहीं बैठ सकते हैं। मैं अपने हस्बैंड की कार्डियक अरेस्ट की अगर मैं हिस्ट्री आपको बताऊं, मॉर्निंग में उनको दिखा रहा था ईसीजी में कि अटैक पड़ रहा है। जब तक हॉस्पिटल लेके गए वहाँ पे उन्होंने दिखा दिया कि अब अटैक नहीं पड़ रहा है, ईसीजी एकदम ठीक है, अब अटैक नहीं पड़ रहा है। डॉक्टर कहने लगे किसी मेंटल स्ट्रेस की वजह से वो सिंबल इस तरीके से आया होगा, ये इस तरीके का ऐसा होता, वो जो भी उन्होंने साइंटिफिक लैंग्वेज में समझाया, तो वो श्योर हो गए कि नहीं सुबेरे पड़ रहा था, अभी नहीं है। उसके बाद 2D इको किया, वहाँ पर भी किया था जब पढ़ रहा था, और जब तक हॉस्पिटल में पहुँचे दूसरे हॉस्पिटल में वहाँ पर भी किया। 2D इको एकदम नॉर्मल है, हार्ट की फंक्शनिंग एकदम नॉर्मल है, क्योंकि जब अटैक पड़ा ही नहीं है तो वो नॉर्मल आएगा ही आएगा। फिर क्या है, उनके सिम्टम्स नहीं कम हो रहे थे, उनको ब्रीथलेसनेस हो रही थी, उनको पेन उठ रहा था, उनको सांस नहीं आ रही थी ठीक से, वो कंटिन्यूस ये कह रहे थे मुझे सांस नहीं आ रही, सांस नहीं आ रही। बस गॉड ग्रेस था, सारे डॉक्टर अवेलेबल थे और स्क्रीन लग चुकी थी जिसमें हार्ट की सिचुएशन आती है। सडनली पता चला कि वो स्ट्रेट लाइन आने लगी, तुरंत से स्ट्रेट लाइन आने लगी। एकदम से डॉक्टर डर गए, अरे ये स्ट्रेट लाइन कैसे आने लगी, कार्डियक अरेस्ट पड़ रहा है, तो हार्ट ही रुक रहा है। फिर उसके बाद तुरंत इमीडिएट उन लोगों ने जो ट्रीटमेंट उनको देने चाहिए वो ट्रीटमेंट किए, जिसके बाद उनकी लाइफ इमीडिएट बच सकी। बस भगवान की दया थी कि हम लोग उस वक्त हॉस्पिटल में थे और सारे डॉक्टर उसी वक्त थे, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट से निकालना तो भगवान के हाथ में ही था, बस ये समझिए। तो ये जो चीज़ें हैं कि जिसमें कार्डियक अरेस्ट पड़ रहा है, ईसीजी नॉर्मल है, 2D इको नॉर्मल है, आप पता ही नहीं कर सकते। तो सारी चीज़ें आपको डॉक्टर के हाथ में छोड़नी है। अपने एनुअल
चेकअप के द्वारा छोड़नी है, चीज़ों को समझते रहना। और फिर सबसे अच्छी बात, ट्राइग्लिसराइड सही रखिए, कोलेस्ट्रॉल ठीक रखिए, एलडीएल ठीक रखिए, वीएलडीएल ठीक रखिए। आपका ये सब ठीक रखेंगे, लाइफस्टाइल ठीक रखेंगे, कोई भी अगर डिसीज़ है तो उसे अंडर कंट्रोल में रखेंगे तो हार्ट की डेफिनेटली कोई समस्या होने के चांस बचेंगे ही नहीं। अब हमारा क्या है, लास्ट हम लोग अगर इसको सम अप कर दें तो क्या है, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, कल क्या हो किसने जाना। तो क्या है, कल क्या हो ये हमें ही जानना है, ठीक है। कल क्या होगा वो भगवान के भरोसे नहीं छोड़ना है। कल क्या होगा वो आप आज जो हेल्थ की आपकी रीडिंग है, जो आपकी टेस्ट रिपोर्ट है, जो आपकी लाइफ स्टाइल है, वही आपका कल डिसाइड करेगी। तो ये गाना ज़िंदगी के लिए अच्छा है बट हार्ट के लिए अच्छा नहीं है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है।